मैंने इसको ये नोट्स भी अपने प्रिपेयर, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो देन आई विल शेयर ऑन व्हाट्सएप, तो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। और आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं और इतने ज्यादा कुछ वो नहीं है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों वाले बच्चे ये कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी स्क्रीन स्टार्ट करती हूँ इसकी। दिख रही स्क्रीन? यस यस मैम। मैम। यस मैम। हाँ। अच्छा, अब देखो मैं आपको आज का ये चैप्टर जो है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, वो देखो सबसे पहली बात देखो इसका मेरा जो बेसिक मीन है वो क्या है, क्यों हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्या है इसका मीनिंग। परमाणु की संरचना जो है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आपको पता चल रहा है कि हमको मतलब कि जो एटम्स है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम इसके मेन एम को जाने, इसमें क्या क्या वर्किंग है हम उसको जाने। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम किसी भी मतलब ये समझ के चलो कोई केमिकल्स है, तो हम उसके बारे में पता करते हैं, तो क्या होता है कि उसकी कुछ इसके बिहेवियर्स होते हैं, एलिमेंट के कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो कि हर स्टेजेस पे वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो देखो बात इसमें सबसे पहले एक टर्म आया था मेरा एटम, ठीक है। तो जो एटम टर्म्स था तो वो एक ग्रीक वर्ड था, एटीमो जिसको बोलते हैं, एटीमो ये वर्ड था, इससे इसको जो है जनरेट हुआ था। तो इसका जो मीनिंग होता है, मतलब एक तो ये आप किसी इसको ना तो आप काट सकते हैं, ना ही इसको आप मतलब डिवाइड कर सकते हैं। तो दैट मीन्स जो हमारा एटम होता है तो विच कैन नॉट बी अनकटेबल एंड और नॉट डिविजिबल, ठीक है। तो ये भी चीजें आप बोलो तो मैं आपको अपने नोट्स भी शेयर कर दूं एक बारी, तो आप उसको भी देखते चलना व्हाट्सएप पे। बोलो तो सेंड करूं, क्योंकि मैं इस बुक से भी पढ़ा रही हूँ, मैंने अपने नोट्स चलो बाद में भेज यस दूंगी। मैम। यस मैम, कर दीजिए कर मैम। दूं एक? यस। हाँ, एक मिनट। तो व्हाट्सएप के ग्रुप में ना एक मुझे शेयर करना पड़ेगा। तो आप लोग देख लेना इसको, मैंने कहाँ बनाए हैं, लिखे हैं। एक सेकंड पहले इसको वो करना पड़ेगा ना, करते हैं। सॉरी यार, ये हैंग कैसे कर रहा है, क्या हो रहा है? स्टॉप करके तब करना पड़, एक मिनट रुको। हम्म मैं पहले शेयर कर दूं आप लोगों को, फिर आप लोग करो। देखिए एक बार ये व्हाट्सएप चेक करिए, आप लोग सब लोग ओपन कर लीजिएगा, इंग्लिश में ही है ये, कोई इतनी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत बेसिक लेवल का है ना, तो आपको अंडरस्टैंडेबल है ये। आप देख लो एक बार, ओपन करो। पहले बताओ मिला आपको, मिला व्हाट्सएप पे मिला, देखो एक बार। यस मैम। यस मैम। है ना, तो एक ओपन कर लो, फिर मैं स्क्रीन शेयर करूँ अपनी, ठीक है। हाँ, मैं पिछले वाले भी सेंड कर दूंगी जो मैंने बनाए थे, ठीक है। अगर आप लोगों को नीड होगी तो देन आई विल सेंड। किसी ने रेज हैंड किए हैं क्या? नहीं। हाँ।
ठीक है, अब आ जाओ। तो देखो आप वो नोट्स चेक कर वो कर लेना मेरे। तो देखो इसमें बोला था ना कि इसकी एक प्रॉपर्टी जो होती है, रिच डाइवर्सिटी ऑफ अ केमिकल बिहेवियर्स होता है, जो कि मतलब एक एलिमेंट के हिसाब से होता है, जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए जो है डिफरेंस भी हो सकते हैं। तो जैसे मैंने भी आपको बताया, जो मेरा एटम होता है, ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, मतलब बहुत लंबा चैप्टर है, इसको 2 से 3 पार्ट में मुझे पढ़ाना भी पड़ेगा। तो आई एम ऑडिबल? रिस्पॉन्स करते चलिएगा कि ना आपको आ रहा है या नहीं समझ, ठीक है ना, बताते चलिएगा, रिस्पॉन्स करते चलिएगा। तो सबसे पहले क्या था, जो सबसे पहले एटम का वर्ड समझो आप। आवाज आ रही मेरी? Yes, ma'am. अच्छा ठीक है। तो एटम जो था ना, उसको जो है ग्रीक वर्ड एटीमो, जिसका मतलब होता था कि आप उसको ना ही तो लाइक काट सकते हैं, ना ही उसको विभाजित, दैट मीन्स उसको ना ही आप डिवाइड कर सकते। तो ये होता है हमारा एटम। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे जो साइंटिस्ट आए थे, वैज्ञानिक थे, उनका नाम था हमारा डॉल्टन। तो डॉल्टन ने देखा कि परमाणु को, जब उनको एटम को उन्होंने देखा, तो एटम के हिसाब से उन्होंने इसकी फिर एटम की सब एटॉमिक पार्टिकल्स मेरे स्टार्ट हुए। तो एटम्स को जैसे मैंने बताया ना, उसको आप काट सकते हैं, ना उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज लाइक हमारा क्या होगा, ये एटम। अब बात करते हैं डॉल्टन ने इसका सिद्धांत, इसका जो प्रिंसिपल था वो डॉल्टन का, इसको बोलते हैं एटॉमिक प्रिंसिपल बोलते हैं डॉल्टन का। तो उन्होंने एक हमारा सब एटॉमिक्स के पार्टिकल्स हुए, जैसा कि सारे जानते हैं क्या क्या होते हैं पार्टिकल्स उसके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स थे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन, सेकंड वन इज प्रोटॉन एंड थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। तब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन आर दोज विच कंटेन्स आर यूनिट निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन मेरा सिर्फ जो है ये निगेटिव चार्ज को कंटेन करता है। और इसका जो हमारा डिस्कवर्ड किया था, किसने किया था? अब तो नोट सबके पास है, तो आप लोग रिस्पॉन्स मुझे करते चलिए, ठीक है ना, कि हेलो। Thompson. J.J. हाँ, Thompson. Yes, ma'am. जे थॉमसन ने इसका जो है क्या डिस्कवर्ड किया था। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि देखो, जो चार्ज हो, इसको बहुत प्रॉपर आप, मतलब देखो मैंने मेहनत करी है, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप भी मेहनत करिए, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट आपको, ये नोट्स मेरे बहुत अच्छे से देंगे, तो बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं किसी से कुछ भी पूछ दूंगी जब मैं क्लास अपनी करूंगी, कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल चार्ज होता है वो कितना होता है मेरा, बताओ कोई एक लोग मुझे, देख रहे हो नोट्स मेरे। इसकी खोज मैंने आपको डिस्कवर्ड बताया था, 1.6 जैसे into थॉमसन ने 10 to करी power थी। minus 19. 19 है ना कूलम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं, का पॉजिटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ, वो निगेट वो करते हैं। और इसलिए इनको हम कैथोड रेज पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस कॉल्ड फॉर द कैथोड रेज पार्टिकल व्हिच इज मूव टू द पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो मेरे होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करते हैं, इसलिए हम इनको कैथोड रेज पार्टिकल्स बोलते हैं। इनका जो मास होता है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power minus 31। ये जो ये वैल्यूज हैं या इसके प्रॉपर्टीज है, दिस इज बेनिफिशियल फॉर द लाइक न्यूमेरिकल्स एंड कंसेप्ट। और जब आप अपने न्यूमेरिकल्स या आपका कोई कंसेप्ट आता है, तब आपके लिए बहुत बेनिफिट होते हैं। तो इनको, ये छोटी छोटी चीजें आपकी आगे तक की काम आने वाली हैं, तो इसको बहुत फोकस करना है। मैं आपको इतना बड़ा, देखो ये बहुत बड़ी चीज इसमें ये है, तो मेन टॉपिक आप पॉइंट पढ़ो, उनको समझो कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीन ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोटॉन, एंड इज व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, व्हाट इज द डिस्कवर्ड बाय दैट, इनका प्रॉपर्टीज क्या है, ये किस यूज। तो ऐसे आप समझो। बात करते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब आपको समझ में आया कि ये जो है हमारे निगेटिव चार्ज को वो करते हैं, कंटेन्स करते हैं। डिस्कवर्ड इनको जो है जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम होता है। और ये टुवर्ड्स जो है मूव करते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए, इसलिए इनको कैथोड रेज पार्टिकल्स बोला जाता है। और इनका जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg होता है। बात करते हैं हम प्रोटॉन्स की, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे सब पार्टिकल्स होते हैं एटम में, जो एटम्स में इन्हीं का कंट्रीब्यूट होता है, तब जाके हमारी चीजें काम करती हैं। प्रोटॉन्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये 1 यूनिट ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज की ये कंटेन इसको करते हैं। और इसको जी गोल्डस्टीन ने जो है इसको डिस्कवर्ड किया था, ठीक है ना। आई एम ऑडिबल, आई एम अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीथिंग और नॉट? Yes, आप ma'am. समझ रहे हो ना? Yes, ma'am. ओके ठीक है।
तो जो प्रोटॉन था ये 1 यूनिट चार्ज जो था पॉजिटिव, ये हमारा जो है कंटेन करता है, और इसको डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो था वो पॉजिटिव हमारे पार्टिकल्स की तरह मूव करता था, तो प्रोटॉन्स आर मूव टू दी निगेटिव पार्टिकल्स। और इसका जो चार्ज होता है वो 1.6 10 टू द पावर 19 गुलाम होता है। और इसके अगर हम मास की बात करते हैं तो 1.67 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, ये हमारे इसकी इसकी प्रॉपर्टीज होगी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को आपने जाना। अब बात करते हैं इसमें इन दोनों में किसी को कुछ डाउट तो नहीं है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, जस्ट मैं अभी तो अपनी प्रॉपर्टीज और इसको डिफाइन कर रही हूँ। बात करते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन आर दोज विच कंटेन्स नो चार्ज। जो हमारा न्यूट्रॉन्स होता है वो किसी भी चार्ज को कंटेन नहीं करता है। इसकी डिस्कवर जो था जे चैडविक ने किया था। और इसका जो मास होता है वो मेरे प्रोटॉन्स के इक्वल, दैट मीन्स 1.6 10 टू द पावर -27। और ये जीरो, जो हमारे ये जीरो चार्ज होते हैं, अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात मैं करूं तो दे हैव जीरो चार्जेस। इनकी जो है ये चार्जेस इनके जीरो होते हैं। और इनका मास जो होता है मेरा कितना आता है 1.67 10 टू द पावर -27। अब तीन चीजों को जाना, जब हम आगे कोई थ्योरी स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको तीन चीजों का जो है बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि वो किधर मूव करते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज कंटेन करते हैं, वो कैसा उनका मास होता है। तो ये चीजें, अब इतनी सारी चीजें होगी। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मॉडल। अब हम चलते हैं एटॉमिक मॉडल की तरफ। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे थे थॉमस मॉडल ऑफ एन एटम का स्टार्ट हुआ था। जो था 1898, हाँ 1898 में किसने दिया था इस मॉडल को? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने दिया था। इस मॉडल में इन्होंने क्या बोला था? देखो क्या बोला था कि इसके कुछ मेन पॉइंट इन्होंने बोले थे कि एटम्स इज स्फीयर ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। मतलब ये देखो कि इन्होंने एक एक तरीके से, जैसे मैं आपको ये बताऊंगी, एक एग्जांपल दूंगी। सबसे पहले बात आप ये समझो कि इन्होंने ये बोला था, एक तरीके से एक गोला मान के चलो, एक कोई छोटा सा गोला है, ले लिया इन्होंने, इसे बॉल मान लो। तो उसमें क्या है, इनके जो पॉजिटिव हमारे जो पार्ट वो चार्जेस थे वो इक्वल रूप से जो है वो लाइक डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। ठीक है, और इसके जो ऊपर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स, इस मतलब इलेक्ट्रॉन जो थे वो ऐसे मतलब आ रहे थे, वो मतलब एक स्टेबल फॉर्म में थे। तो इसमें ही इन्होंने बोला द एटम इज अ स्पेयर ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस प्रकार से इसमें लाइक प्रेजेंट थे कि वो जो है लाइक एक इलेक्ट्रॉन जो थे एम्बेडेड की फॉर्म में जो थे, तो वो उसमें बताया जा रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं भाई, जैसे कि अपना एक इसमें एग्जांपल दिया होगा, द अमाउंट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर जो हमारा इसके चार्जेस होते हैं, हमारे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो होते हैं इलेक्ट्रिकली यहाँ पर न्यूट्रल, मतलब दोनों इक्वल होते हैं। जब इक्वल है दैट मीन्स, जब इक्वल होंगे तो यहाँ पर हमारा न्यूट्रल ही हो जाएगा। जो हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा ये न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इसको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के फॉर्म में उन्होंने बोला है। तो प्लम प्लम पुडिंग होती है, रेजिन पुडिंग होती है। ऐसे अगर नहीं समझ में आता है तो जब हम खीर बनाते हैं तो उसमें दूध और चावल आपने देखा होगा एक ही मात्रा में होते हैं ना। जाएगा ऑटो ऑटो हेलो, चलो ऑटो पेपर है। ये प्लीज अपना माइक ऑफ करो। कौन बोल रहा है ये? ऑटो ऑटो किसकी आवाज आ रही है? हेलो, तो आप ये इसका जो थॉमसन मॉडल था ये क्या था कि मतलब इसमें जो है मेरा जो अमाउंट होता है हमारे चार्जेस का, जब पॉजिटिव चार्जेस और निगेटिव चार्जेस दोनों इक्वल होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो इस मॉडल को हम बोलते हैं प्लम पडिंग, रेजिन पडिंग और वाटरमेलन पडिंग मॉडल इसको कह सकते हैं। तो एग्जांपल मैंने आपको बोला, जब आप खीर बनती है तो खीर में इक्वल लाइक दूध और जो हमारा राइस होता है दोनों की एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, मतलब दोनों इक्वल होते हैं कि नहीं होते, ये बताओ आप मुझे। इक्वल होते हैं मैम। हाँ हाँ, इक्वल दिस होते इज हैं। एग्जांपल ऑफ, मैंने आपको ये बताया कि थॉमस मॉडल में जो ये उन्होंने बताया था। तो ये जैसे कि इसकी देखो, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल ऊपर लिखा हुआ है, टाइप स्पेयर और इलेक्ट्रॉन्स इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, स्टूडेंट इसमें कम है क्या? ठीक है, एक सेकेंड, एक मिनट। तो अब बात कहाँ चले गए नोट्स? हाँ, तो ये देखो आपने ये देखा। अब हम इसकी लिमिटेशन जो है, इसकी लिमिटेशन की बात करते हैं। लिमिटेशन क्या होता है कि जो हम जब इसकी जो
लिमिटेशन होती तो इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन ओवरऑल न्यूट्रली ऑफ एन एटम। देख इसका हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे वो होते हैं क्या कहते हैं एटम्स होते हैं, तो ये न्यूट्रली ओवरऑल इसमें जो है इसको हम न्यूट्रलिटी होती है इसमें। और इस ये तो जो मॉडल है, दिस मॉडल इज फेल्ड एक्सप्लेन हाउ पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स। तो मतलब कि जो ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इनसाइड एटम के कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे एक्सप्लेन हो रहा है, ये इसकी इसमें बात करी गई है। तो अब हम बात करते हैं इट ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन ऑफ द स्टेबिलिटी। इसमें जो है जो स्थिरता जिसको बोलते हैं, तो उस इसमें वो भी इसमें फेल हुई है। और ये है जो मेंशन किया गया है हमारा थ्योरी डिड नॉट मेंशन फॉर द एवरीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो इसकी कुछ लिमिटेशन थी, तो वो आप अपना इसमें मैंने आपको उसमें लिखा है। और कुछ चीजें आप इसमें समझते भी चलना कि जो जब रदरफोर्ड का जो मॉडल इस थॉमसन का जो मॉडल था उसमें क्या क्या चीजें इसमें बोली गई थी, आप ये भी देखते चलिएगा। और मैं आपको बस इसमें समझाते चलूंगी क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है और इसको समझना भी है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो लाइक एक मिनट, हाँ नहीं ठीक है। तो इसकी ये हमने आपको ये बताया। अब हम बात करते हैं कि इसमें देखो क्या होता है कि आपने ये देखा इसमें एक मूव करते हैं, दोनों इक्वली पार्टिकल होते हैं, इसलिए जाकर के ये न्यूट्रल हो जाते हैं। और ये जो हमारा जो मॉडल था, ये एक तो जो जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं उदासीनता, जिसको बोलते हो ना न्यूट्रलिटी, मतलब विद्युत उदासीनता का जो है ये मतलब वो कहलाता है। और दूसरी चीज देखो इसमें क्या होता है, इसको जो है 99 मतलब 1906 में जो है गैस नहीं होती जो हमारी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर जिसको बोला जाता है, तो उनकी लोग जब हुआ था तो उसको इन्होंने एक उनको सम्मानित नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया था। तो ये चीज थी हमारी थॉमसन मॉडल ऑफ एटम का था। अब बात करते हैं हम रदरफोर्ड ने। अब देखते हैं रदरफोर्ड जो मॉडल था न्यूक्लियस के लिए, सबने क्योंकि क्या होता है कोई एक थ्योरी होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट अपने अपने सारे थिंकर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट होते हैं, वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट अपनी अपनी सारे हाइपोथेसिस अपनी अपनी वो अपने अपने सारे प्रिंसिपल बताते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एन एटम का क्या था वो देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया था, जो रदरफोर्ड ने क्या किया था, अ स्ट्रीम ऑफ अ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स वाज डायरेक्टेड एट अ थिन फॉइल। इन्होंने क्या करा था, एक सोने की पतली सी एक परत जिसे कहते हैं फॉइल होती है, उन्होंने उसमें अल्फा कणों की जब बौछार करवाई थी, तो क्या हुआ था जब ये तो इनके प्रयोग से क्या हुआ था, जब इन्होंने इसमें एक पतली सी बिल्कुल थिन फॉइल ली और इन्होंने इसमें रेडियो एक्टिव सोर्सेस अल्फा पार्टिकल्स की जब इन्होंने उसमें सोर्सेस वो करवाए बौछार करवाई, तो उसमें क्या था, जो हाई हाई एनर्जी वाले हमारे अल्फा पार्टिकल थे वो फ्लोरोसेंट जिसको हम कहते हैं फ्लोरोसेंट के, हाँ तो वो क्या होते हैं, उन्होंने जो पतली वाली जो पन्नी थी उसको उन्होंने घेर लिया। दैट मीन्स उन्होंने उसको वृत्ता उन्होंने सर्किल इन फॉर्म बना के, और जब उनको जो सल्फाइड में जो बनी स्क्रीन थी जब उनको उसमें रखा गया तो उसमें अल्फा जो कण थे उन्होंने स्क्रीन से जब टकराते थे तो उन्होंने जो है एक फ्लैश उत्पन्न करा। मतलब जैसे कि आप कभी एक्सरे वगैरह में देखा होगा, जब कभी एक्सरे के बाद एक एकदम से चमक सी उठती है, फ्लैश आता है या नहीं आता है? आता है, मैम आता आता है मैम। है ना? तो यस मैम। देखो इसी तरीके से उन्होंने क्या करा था, एक सोने की पतली सी बिल्कुल एक लेयर वाली पन्नी ली थी, उन्होंने इसमें रेडियो एक्टिव सोर्स मतलब एक अल्फा पार्टिकल के जब इन्होंने उसमें बौछार या कुछ उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल्स उसमें रेडियो एक्टिव सोर्स के थ्रू जब स्ट्रीम्स पड़ी लाइट की, तो उन्होंने क्या किया, तो वो जब हुआ तो उसके बाद जब उसने जब पढ़ते ही लाइट में जब पढ़ते इसने एक सर्कल फॉर्म में जो है एक फ्लोरोसेंट बनाया जिंक सल्फाइड से जो बनी थी स्क्रीन, और जाकर उसको जो है एक फ्लैश उत्पन्न करी उसमें। दैट मीन्स वो फ्लैश एक क्रिएट हुआ। तो उससे क्या पता चला, द थिन फॉल हैड अदर सर्कुलर फ्लोरोसेंट, जैसे मैंने बताया। तो क्या है कि जब कभी अल्फा पार्टिकल स्ट्रक करते हैं स्क्रीन पे तो एक थिनी फ्लैश लाइट उत्पन्न होती है। देखो जैसे कि मैंने छोटा सा ये बना रखा है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में इन्होंने प्रोड्यूस करा, लाइट प्रोड्यूस हुई इसमें आखिर। फिर इसका जो एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया, देखो नीचे लिखा भी होगा ये जब इन्होंने अल्फा, ये देखो अल्फा कण का एक सोर्स था, एक लेड की प्लेट थी, और जब जब ये फोटोग्राफी प्लेट पे जब पड़ी और ये सोने की छोटी सी देखो ये बनी हुई है, तब जब इन्होंने ऐसे इसमें पार्टिकल्स का इन्होंने रेडियो एक्टिव वो किया तो उसके बाद जो है इसका स्टार्ट हो गया। अब बात करते हैं हम रिजल्ट ऑफ, अब इसका जब ये हो गया तब हम इसके रिजल्ट की बात करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आया। तो इसके रिजल्ट हम देखते हैं क्या था।
तो क्या होता है कि स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसको बोल सकते हैं कि एक स्कैटरिंग हमारा एक्सपेरिमेंट था। 99.9% अल्फा पार्टिकल थे जो अनडिवेटेड हो गए थे नियरली लाइक, और कुछ पार्टिकल्स जो थे मेरे वो जो है स्मॉल ऑफ लाइक स्मॉल एंगल हम बोल सकते हैं, स्मॉल एंगल में वो डेविएट हो गए थे। और कुछ जो थे मतलब बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो रिटर्न बैक हुए थे, डिफेक्ट हो गए थे, जो अपने लार्ज एंगल जिसको बोलते 180 बहुत कम ऐसे थे जो हमारे 180 डिग्री एंगल्स पे जो है वो रिटर्न करे थे। ठीक है, मतलब तीन कंडीशन में, मुझे कोई एक कंडीशन बताओ, मैंने तीन कंडीशन में इसका जब रिजल्ट फाइन हुआ तो क्या आया बताओ, कोई एक तो बताओ। बीच में कुछ था जिसे नाभिक कहते हैं। हैं? बोलो बोलो मैम बोलो यार, ऐसे वो मतलब वो मत करो, अगर जो भी यार आप बोलो, कोई नहीं आप बोलो। जी, जब देखो अल्फा तीन रिजल्ट पार्टिकल्स उस पे स्टार्टिंग का था, है ना? जी बोलो बोलो, अल्फा हाँ बताओ। पार्टिकल जब उस पे गिराया गया मैम, तो अल्फा हाँ पार्टिकल जो हाँ था वे धनावेशित था। और हाँ जब वे प्रोटॉन से टकराए यानी कि नाभिक से, तो ये रिफ्लेक्ट हुआ, तो उनको ये अनुमान लगा कि नाभिक में भी कोई ऐसा आवेश है जो कि पॉजिटिव चार्ज है। हाँ जी ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि जब देखो कुछ स्कैटरिंग जब हुई थी तो उसमें 99.9% अल्फा पार्टिकल हमारे पास हुए थे जो अनडेविएट हुए थे। कुछ थे जो हमारे जो है एंगल्स, जो छोटे से स्मॉल एंगल्स पे डेविएट हुए थे। कुछ बहुत कुछ ऐसे थे जो हमारे रिटर्न बैक हुए थे इन द टर्म्स ऑफ द डिफेक्टेड फॉर द 180 डिग्री एंगल। तो तीन इसकी कंडीशन है, वो मैंने आपको लिख दी, आप देख लेना। अब हम इसकी बात करते हैं, इसके कंक्लूजन पे आते हैं कि आखिर इसका क्या इन्होंने रीजन निकाला। तो कंक्लूजन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं तो मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज हॉलो। तुम आपको को पता है कि एटम का मोस्टली पार्ट हमारा कैसा है, खाली है, खाली, दैट मींस हॉलो है कि नहीं है? जी जी मैम। है ना? हाँ, सेकंड थिंग, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है रिसाइड्स इन अ वेरी स्पेस, मतलब वो काफी स्पेस के में भी लेता है, और पॉजिटिव चार्ज मेरा हैवी भी होता है। देयर इज अ समथिंग हैवी इनसाइड एटम्स ऑफ द लाइक न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो कुछ एटम इसमें हैवी भी होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन एटम न्यूट्रल जो एटम्स, जब हमारा एटम न्यूट्रल होता है, जब भी कभी न्यूट्रल न्यूट्रल की सिचुएशन आती है तो आप ये समझना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी हमारे न्यूट्रल एटम की सिचुएशन आती है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एन एटम। जो हमारा न्यूक्लियस का साइज होता है वो हमारे एटम से बहुत ज्यादा, बहुत ही कम होता है। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारा विच वन इज लाइक स्मॉल, बताओ, टेल मी फास्ट कि विच वन इज स्मॉल, न्यूक्लियस और एटम? बोलते चलो। न्यूक्लियर में न्यूक्लियस मैम। होता है कंपेयर, अगर आप इसको एटम से करेंगे और न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस आपको छोटा, बहुत छोटा मिलेगा। ठीक है, जी अब हम करते हैं इस जो एटम, इसकी जो हमने अपना मॉडल है, इसके हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, जब आपने देखा, इसके जब आपने निष्कर्ष निकाले, रदरफोर्ड मॉडल ने क्या प्रपोज किया था न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम के लिए, तो हम वो देख लेते हैं। तो क्या था कि according to this model the positive charge and most of the mass of atom is disorderly। मतलब क्या था कि जब इसका जो मोस्टली पार्ट इसमें देखा गया, जो हमारे इसका क्या कहते हैं मॉडल मॉडल जो था हमारा, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज और जो मास था वो हमारा मोस्टली क्या पाया गया वहां पे, बताओ। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन नहीं मैंने पूछा, बस मैंने ये पूछा है कि इस मॉडल के हिसाब से जब मैंने जब उसका कंक्लूजन निकाला, ऑब्जर्वेशन करी, तो हमारा मोस्टली पार्ट इसमें आपको पता है हॉलो था। तो हमने इसमें जो पॉजिटिव चार्ज और कुछ हमारे मास का जो हमारा एटम था वो क्या पाया गया था वहां पे, परमाणु के अंदर देखा आपने मोस्टली पार्ट हमारा क्या था, खाली था, रिक्त था। जी तो क्या था, क्योंकि इसमें अल्फा की, जब अल्फा कणों की जब हमने इसमें वो करवाया था पन्नी, जो जिसको पन्नी फॉइल बोलते हैं, उसको इसने मतलब पार कर जाते थे। तो कुछ अल्फा कण हमारे विक्षेपित हुए थे, जिसको आप लोग हिंदी में मैं बोल रही हूँ अनडेविएटेड हो गए थे। तो उसमें क्या हुआ था, इससे ये पता चलता था हमारा कि यहाँ पर एक रिपल्सिव फोर्स होता है, उसकी वजह से तो ये हमारे जो है लाइक
डेविएटेड हो रहे हैं, अल्फा कट जब इसमें विक्षेपित हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर हम एक पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, तो यहाँ की जो हमारा मोस्ट ऑफ जो रिपल्सिव फोर्स था कहीं ना कहीं इसका रीजन रहा होगा। इससे हमने ये देखा कि जो हमारा परमाणु है वहां पे इसका परमाणु जो हमारा एटम है वहां पर धनावेश मतलब कि मोस्ट ऑफ पार्ट जो था पॉजिटिव चार्ज था, और जो है उसके अंदर वो जो पॉजिटिव था, और वो कहीं समान रूप से वो इक्वली बटा हुआ नहीं था। दैट मींस दिस इज नॉट फॉर द डिजर्वली लाइक दिस नॉट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द इक्वल पार्ट्स। और धनावेश बहुत कम होने के कारण क्या हुआ कि जो ये इसके संकेंद्र जिसे आप फोकस्ड बोलते सराउंडेड थे, तो कॉन्सर्टेड की बात हम करते हैं, तो यहाँ पर इसकी सिचुएशन पा गई। और सेकंड थिंग अगर पढ़ते हैं तो न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स that moves जो है arm that nucleus with very high speed in a circular path। फिर क्या हुआ जो है, फिर इन्होंने देखा कि जो हमारा न्यूक्लियस था, देखो ये आपको नीचे डाइवर्ट वो दिख रहा होगा कि सोने की पन्नी पे जो इन्होंने एक डायग्राम को दिखाया है, अल्फा कण का इन्होंने इसमें लाइक रेस को डाइवर्ट किया, तो उसमें कुछ डेविएट हो गए, कुछ इधर आ गए, कुछ देखा। तो ये इन्होंने इनका एक हमारा मॉडल था जिन्होंने इसको डिफाइन किया था। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स और जो हमारे न्यूक्लियस थे वो जो है एक साथ ही वो होल्ड हो गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ड्रॉबैक। अगर हम देखना चाहें, अगर हम किसी से ड्रॉबैक पूछे तो कोई क्या बताएगा कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, मतलब जो रदरफोर्ड के मॉडल ने स्टेबिलिटी को कहीं डिफाइन नहीं कर सके थे। सेकेंड थिंग, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थ्योरी, जो मैक्सवेल थ्योरी आप पढ़ोगे आगे, तो एक्सेलरेशन जो हम बात करते हैं त्वरणता जिसको आप लोग बोलते हो, सबको एक्सेलरेशन का मतलब समझ में तो आता है ना? जी हाँ। हाँ तो यस मैम। हाँ जी। तो अब क्या था कि इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हमने देखे थे, तो इसमें क्या था कि कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इन्होंने एटम की कोई स्टेबिलिटी को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करा था, नहीं तो उन्होंने दर्शाया। फिर हमारे मैक्सवेल थ्योरी थी, तो उन्होंने एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल चार्जेस एमिट्स, जो एमिट करते हैं, दैट मीन्स हमारे किसी भी पार्टिकल्स को हम एमिएशन होता है रेडिएशन, तो वो हमारे एनर्जी को हमारे लूज करते हैं, वो रिलीज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन विल को कलेक्टेड विद द न्यूक्लियस एंड एटम गेट डिस्ट्रॉय। मतलब क्या होता है, वो हमारे फिर जो हमारे क्या कहते हैं उसको, हम न्यूक्लियस को कलेक्ट करते हैं और हमारे यहाँ पर एटम्स फिर यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की बात करते हैं। दैट मीन्स सेकंड थिंग इज ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ अ एटम। इन्होंने यहाँ पे इसको भी एक्सप्लेन नहीं करा, स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं करा, और ना ही जो स्पेक्ट्रम के हमारे एटम है उन्होंने इसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करा। अब जब सारे मैटर हो गए, अब हम देखते हैं आखिर इनकी भी कहीं ना कहीं थ्योरी हमारी फिट नहीं बैठती। जिन्होंने बोला कि जो है परमाणु धनावेशित जो होता है, उन्होंने उसके पार्ट को दिखाया कि जो धनावेशित होने के कारण जो है ये अल्प मतलब बहुत थोड़े से के लिए केंद्रित हुआ। इसके बाद ये रदरफोर्ड ने इसको नाभिक बोला। फिर सेकेंड थिंग हम बात करते हैं कि जो नाभिक होता है हमारा, उसके चारों ओर हमारा जो है सर्कुलर पाथ उन्होंने बनाया, जिसको हमने ऑर्बिट का, एवरीवन इज अवेयर अबाउट दैट कि और इलेक्ट्रॉन के चारों ओर एक हमारा सर्कुलर पाथ होता है जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। वो बहुत तेजी से तो घूमते हैं। और रदरफोर्ड का जो मॉडल था, तो उसमें इन्होंने जो हमारा सोलर सिस्टम होता है वो कुछ उससे मिलता जुलता था। तो क्या हुआ, जब हमारा सूर्य में जो नाभिक, सूर्य नाभिक के जो समान इक्वल आया, तो वहां हमारे एक जो हमारे क्या कहते हैं उसको, गतिमान इलेक्ट्रॉन्स होते जो हमारे मूवेबल इलेक्ट्रॉन होते, वो उसके इक्वल यहाँ पर आते हैं। थर्ड चीज हम आपको बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स और नाभिक होता है वो आपस में आकर्षण मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, वो जो हमारे फोर्सेस होते हैं, जो उसके बॉन्ड होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से यहाँ पे बंधे होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बता देना जैसा भी लगता है आपको। अब हम बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर देखो क्या होते हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, मतलब हमारे न्यूक्लियस में कितने हमारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, और वो इक्वल किसके होते हैं, हमारे एटॉमिक नंबर के। ठीक है, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, क्योंकि अभी इसके न्यूमेरिकल्स आपको काफी आएंगे, काफी समझ में आएगा। सब सो रहे हो क्या सारे? कोई समझ में एक्टिव नहीं दिख रहा मुझे कोई इसमें। जी नहीं मैम, समझ में आ रहा। हाउ Yes, ma'am. समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। प्लीज बताओ मुझे कितने स्टूडेंट हैं यहाँ? 21 28 21 21 मैम।
ठीक है, तो अब एटॉमिक नंबर को मैंने बताया, कोई बताओ आप लोग अपना क्या नाम है, एक दूसरे जो अभी आप लोग बोल रहे हो क्या नाम, मैंने क्या बताया, बताओ एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो हमारे न्यूक्लियस में जो हमारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इट्स इक्वल फॉर द एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर इसको पढ़ते चलेंगे ना तो तीन हमारे एक हफ्ता भी निकल जाएगा एक एक लाइन को पढ़ने के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी जिससे आप अपना कर लो। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन के नंबर होते हैं हमारे, वो हमारे एटॉमिक नंबर के इक्वल माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। तो जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड फॉर द न्यूक्लियर, इज ट्रीटेड एज अ मास नंबर। मास नंबर हम किसको कहते हैं, बताओ जरा कोई एक लोग मुझे। जी, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। मेरा नोट्स देख के ही बताओ। तो यार कहाँ हो, ये तो दिख भी नहीं रहा। हाँ बोलो बोलो यार बोलो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर। हाँ हेलो हेलो। जी मैम, कहाँ चली? व्हाट? अरे मैं तो वही मूवी हो गई। हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी मैम अभी। यस मैम। हाँ, कहाँ गया ये, शेयर करो स्क्रीन, एक मिनट। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैंने आपको नंबर एटॉमिक मास का मतलब बता दिया मैंने कि एटॉमिक मास क्या होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन किसी न्यूक्लियर में अगर ये इक्वल या प्रेजेंट होते हैं तो आप समझ जाओ वहां पर हमारा जो है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसी की हमने बात करी। अब हम बात करते हैं आइसोटॉप्स क्या होते हैं। उस दिन आप लोग डिस्कस कर रहे थे ना आइसोटॉप्स के बारे में। तो आइसोटॉप्स डिसाइड, एक मिनट जरा मैं स्क्रीन शेयर करूँ फिर डिफाइन करूँ मैं। बंद तो कर लो। नहीं नहीं ये नहीं, शिट शिट शिट। हम्म हाँ, यहाँ पर आप थे। तो देखो आपको ये बता दिया मैंने कि नंबर मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब बात करते हैं आइसोटॉप्स क्या होते हैं। देखो एक तो आप ये देख लेना, इसका ये एग्जांपल ये जो आते जा रहे हैं ना, एक तो ये देखो। अब मैंने ये आपको बता दिया इसके बारे में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, तो लाइक मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइसोटॉप्स और जो है आइसोबार्स के बारे में। तो इसको बहुत ध्यान से करिएगा, आइसोटॉप्स आइसोबार क्या होते हैं। तो एटम्स विद आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नेम, है ना, एटॉमिक मास, तो वो क्या कहलाते हैं मेरे आइसोटॉप्स, क्या कहलाते हैं? आइसोटॉप्स। बोलो बताओ क्या, किसी मैंने आपको बोला व्हाट इज आइसोटॉप्स तो क्या बोलोगे? कि अगर किसी भी मान के चलो किसी भी हमारे उसमें एटम्स में अगर हमारे एटॉमिक नंबर है वो आइडेंटिकल है, दैट मीन सेम है, और इसके एटॉमिक मास अगर हमारा डिफरेंट है तो वो हमारा क्या होगा? आइसोटॉप्स। आइसोटोप होगा। देखो इसका एक एग्जांपल नीचे दे रखा है इन्होंने, तो जब आप एग्जांपल के इसको फॉर्म में लगाना भी, क्योंकि एक एक एग्जांपल आप लगा के मुझे प्लीज उसमें अपना व्हाट्सएप पे जो है उसमें आप मुझे भेजना, सारे जितने असाइनमेंट आएंगे मैं सब। अगर इसकी हम आइसोटॉप्स की बात करते तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और हमारा ट्राइटियम। तो देखो इसके आपने देखा होगा इसके जो एटॉमिक जो है वो एक आइडेंटिकल आपको दिखेंगे, एटॉमिक नंबर आइडेंटिकल है और लेकिन इसका एटॉमिक मास हमारा क्या है, डिफरेंट है ना। तो ये मेरा हो गया आइसोटोप्स। आइसोबार की बात करते हैं दैट मीन संभारिक जिसे बोलते हो। तो आइसोबार्स में क्या होता है, एटम विद द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है,
इसमें क्या होता है जी उल्टा, मास जी नंबर तो उसमें सेम होता है बट हमारा एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, दैट मींस 14C6। और ये बात करते हैं आइसोटोन्स की, ठीक है। आइसोटोन्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, एलिमेंट विद द हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं, वो मेरा आइसोटोन्स कहलाता है। इसके ये एग्जांपल आप लगाना, ये वाले सारे इसको देखते चलना, क्या है मेन पॉइंट पढ़ाएंगे क्योंकि देखो इतना टाइम तो उसमें ही हो गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, स्पीसीज क्या होती हैं, द एलिमेंट विच हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, मतलब जो एलिमेंट्स अपना जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को कंसिस्ट करता है वो हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाता है। समझ में आया क्या बोला मैंने? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की जी अगर बात करें तो क्या बोला, बोलो बोलो, हेलो, प्लीज बोला करो यार, कि ऐसे ऐसे पॉज होने से मुझे नहीं सही लगता ना फिर। देखो इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो होती हैं जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब जो कोई ऐसा एलिमेंट जो कंसिस्ट क्या करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंसिस्ट करता है, दिस इज अ कॉल्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एग्जांपल के तौर पे बोलते हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया, है ना, आयरन एंड सोडियम हो गया। अब हम करते हैं बोर मॉडल की बात, बोर मॉडल पे आ जाओ। इससे देखो आपको क्या करना है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने इसके एग्जाम्पल हैं, मेन चीज आपको समझा रही हूँ मैं, इसके न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, इसको समझना है, एक बार रीड आउट करना है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है पता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से करना है। बोर मॉडल को देख लेते हैं, बोर मॉडल ने क्या बोला था। अब बोर मॉडल पे आ जाते हैं, क्या था, हाँ देखो इसमें क्या था कि इसमें जो इन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट लिए थे रदरफोर्ड के, जो रदरफोर्ड के जब देखा था रदरफोर्ड ने इनका ये करा, तब इनका मॉडल आया, बोर मॉडल का था। इनमें क्या था, जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो था उनका जो बिहेवियर था, द्वैत जिसे बोलते हैं ना, ड्वेल नेचर जिसको बोला जाता है, तो वो उस फॉर्म में आया। तो लिखा इलेक्ट्रॉन्स revolve around nucleus in fixed circular path, also called orbit with fixed energy and fixed velocity। जब क्या हुआ कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स था एक फिक्स्ड सर्किल पाथ में न्यूक्लियस के जो सराउंडेड था, वो एक फिक्स सर्कुलर हमारा पाथ था, सर्कुलर पाथ में उसकी जो हमारी एनर्जी भी फिक्स थी और हमारा इसका वेलोसिटी भी फिक्स थी। तो उसके साथ जब इन्होंने इसको वेलोसिटी को जब मूव करवाया तो देखो इन्होंने क्या देखा, इनके साथ क्या हुआ, तो ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज, मतलब हमारा जो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्बिट था वो चेंज नहीं हुआ, और ना ही उसने कोई एनर्जी को ऐड किया, ना ही उसने कुछ रिमूव किया। समझ में आया क्या बोला? कोई डिफाइन करो फटाफट 1 सेकंड में, बोर मॉडल ने क्या बोला था, बोल तो ऐसे इसमें हेजिटेट मत करो, बोला करो, कुछ भी बोलो, आप गलत सलत बोलोगे एक बार समझ में तो आएगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली लाइक गेटिंग और नॉट उस माय पॉइंट, आई एम सेइंग एग्जैक्टली, तो यू आर गेटिंग माय पॉइंट, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, मुझे तो समझ में आना चाहिए ना कि कौन कौन सो रहा है, कोई बोलो, कौन मैम था ये, हाँ बोलो, मैंने क्या बोला, बोर मॉडल का क्या था? मैम इसमें बोर मॉडल में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकता, हाँ और मैम जिनमें स्टार प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती स्पेक्ट्रम। मुस्कान बताओ मैंने क्या बोला है अभी? यस मैम। मैं फिर से मुस्कान बताओ। मैम विद्युत चुम्बकीय विकिरण का दैत्य व्यवहार होना। हाँ ड्यूलिटी नेचर की बात करते हैं, ठीक है। यस। हाँ हाँ बोलो। विकिरण तरंग तथा कण दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन द फिक्स सर्कुलर, मतलब एक उनकी सर्कुलर पाथ उनको दिया गया, तो वो मतलब अपनी ऑर्बिट में फिक्स एनर्जी और फिक्स वेलोसिटी के साथ वो जो है मूव करते हैं। तो फाइनली क्या होता है कि जो ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता, ना ही कोई एनर्जी को रिलीज करते हैं, ना ही ऐड करते हैं, ना ही उसको मूव करते हैं, बल्कि क्या होता है, ऐड एनर्जी का मतलब होता है जंप फ्रॉम लोअर टू हाई ऑर्बिट। समझ में आया? ऐड एनर्जी का मतलब होता है अगर वो जब कुछ एनर्जी को ऐड करते हैं दैट मीन्स वो लोअर से हाई एनर्जी की तरफ मूव जंप करते हैं। एमिट एनर्जी का मतलब होता है कि हायर से लोअर की तरफ वो हम जंप करते हैं, दैट मीन्स ये होता है एमिट एनर्जी, जब कहते हैं ना एनर्जी एमिट हुई, हाँ, और ऐड एनर्जी ऐड हुई, तो मतलब लोअर टू हाई दैट मीन्स ऐड, और हाई टू लोअर दैट मीन्स एमिट हो गया। अब वेवलेंथ जो होती है ऑफ रेडिएशन एमिट बाय द एटम जो है डिपेंड करती है वो एनर्जी डिफरेंस और इनिशियल और जो फाइनल ऑर्बिट्स हमारे होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग वो इनकी एनर्जी जो है वहां पर डिपेंड करती है रेडिएशन के अकॉर्डिंग जब होता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के फॉर्म में
नोट चेक करना मेरा, उसमें लिखा होगा डेल्टा एफ इज इक्वल टू E1 माइनस E1 नॉट HC अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, लिखा है ये। तो वेयर एस इज इक्वल टू पता है प्लैंक कांस्टेंट होता है, सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट का कितना वैल्यू कितना होता है बताओ 3 into 10 to the power 8. Oh, yes sir. हाँ 3 into तो 10 ये to 10. होता है, और इसका लैम्डा वेवलेंथ और जो हमारा म्यू बोलते हैं उसको ना वी, ये फ्रीक्वेंसी होती है। अब बात करते हैं ma'am. क्वालिफिकेशन, क्वालिलाइजेशन होता है कंडीशन, इसमें देखो आती बोर मॉडल का फिनिश मतलब हो गया। बोर मॉडल का समझ में आया या नहीं आया? आगे Yes में ma'am. आया, हाँ। अब बात करते हैं हम, देखो इलेक्ट्रॉन, एक चीज और थोड़ा सा एक फंडा इसका एक पॉइंट और आता है, तो वो क्या होता है कि जब हमारा एक कंडीशन आती है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दिस सर्कुलर ऑर्बिट, जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रिवॉल्व कब करता है कि जो ऑर्बिट होती है एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में जब करता है, इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म होता है जब लैम्डा की फॉर्म में, तब यहाँ पर हमारा जो वो होता है हमारा प्लैंक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ इसको कांस्टेंट देते हुए इन्होंने एक सर्कुलर ऑर्बिट में इसने मूव किया इन द फॉर्म ऑफ द एंगुलर मोमेंट, तब ये कंडीशन इसने फॉलो करती है। अब हम बात करते हैं क्या, अब ये आपको देखना है, देखो आप लोग एक बार मैं समझाते चल रही हूँ, आप उसको बस जो है अपनी तरफ से भी पढ़ते चलना, ताकि ये चीजें थोड़ा और जो है वो होगी। अब हमने आपको समझाया, इसके बाद हम आते हैं क्या, इसकी तरंगे देख लेते हैं कि क्या होता है जब क्या कहाँ गया ये, हाँ एक मिनट, देखो जैसे कि अभी हमने आपको इसका ही समझाया था, डिफरेंट डिफरेंट जहाँ पे देखो इसकी मूव कर रही थी बोर मॉडल में, ये एक तो ये हो गया। इसके बाद इसमें जो कुछ इसकी जो विकिरण तरंगे बोलते हो ना, तो इसके हिसाब से उन्होंने क्या बोला था कि जब हमारी एक इन्होंने एक सुझाव जिसको बोलते एक सजेशन क्या दी थी, इनके हिसाब से क्या हुआ कि इन्होंने विद्युत चुम्बकीय तरंगे जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हो, तो उसको उनकी नेचर इन्होंने जानने की जब कोशिश करी, तो उन्होंने ही इसमें ये जो फॉर्म बताया था मैंने, क्वारलाइजेशन कंडीशन बताई थी एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में, तो उन्होंने इसको यहाँ पे वो डिफाइन किया है। तो इन्होंने इसकी वैल्यू को डिफाइन करा, उसके बाद इन्होंने ये दिखाया कि जो है हमारा जो विद्युत चुम्बकीय हमारी विकिरण होती है तो उसको हम फाइंड करते दिखाते, तो हमारा जो हमारा लाइक इसमें फ्रिक्वेंसी और हमारा जो है यहाँ पर तरंग दैर्घ्य को क्या बोलते हो, वेवलेंथ होती है, ये सब चीजें हमारी कैसे प्रति सेकंड के हिसाब से गुजर रही हैं हमारे ऑर्बिट में, और कैसे वो हमारे सर्कुलर पाथ को फॉलो करती हैं, जंप करती हैं, तो ये इन्होंने दिखाया। उसके बाद अब हम आते हैं प्लांक अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताओ आप मुझे, इसके एग्जांपल देखो आप लोग करते चलना, फिर मैं आपको समझाऊंगी बाद में। अभी पहले आप मेरा जो मेन है आप उसको देखो, फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है बताओ कोई क्या होता है। देखो अब मैं बताती हूँ क्या होता है कि जब किसी भी मान के चलो कि जब कोई भी हमारी एलिमेंट होता है या हमारे कोई मेटल होता है, जब उसकी जो उस पे जो हम उसकी फ्रिक्वेंसी पर जब कोई प्रभाव डाला जाता है, इफेक्ट डाला जाता है, तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिलीज होते हैं। तो जब जब ये रिलीज होते हैं क्या होता है, देखो जब रिलीज हुए मान के चलो कोई पोटेशियम हो गया, रुबिडियम, सीजियम, इस तरह की किसी की भी जो सतह इसको लेयर बोलते हैं, तो उसमें आवृत्ति किसी भी उपयुक्त फ्रिक्वेंसी का हमने उसमें इफेक्ट डाला, प्रकाश डालते तो वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते, जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो दिस लाइक जो ये एक्टिविटीज कुछ भी होती है तो उसको हम यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। इसका क्या रिजल्ट आया कि क्या होता है, एक प्रकाश जिसको एक हम एलिमेंट्स हमने लिया, उसकी सतह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे टकराने के बाद उसने हमारे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा। तो जब धातु की सतह जो होती, जो धातु की लाइक सतह को क्या कहेंगे इंग्लिश में, सतह मतलब जो उसका बेस होता है, वहां से जब वो उन्होंने रिलीज करा हटे, तो वहां पर एक हमारा कुछ एक टाइम लैग होता है जिसको समय अंतराल बोलते हो, तो वो वहां पर नहीं हुआ, कुछ मतलब बीइंग टाइम के लिए भी नहीं हुआ। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की संख्या वहां पर क्या एकदम से जो है इसके जो है प्रोपोर्शनल हो जाती है, समानुपाती हो जाती है। फिर यहीं पर हमारा क्या आता है, जो एवरी एलिमेंट्स होते हैं वहां पर एक न्यूनतम आवृत्ति की होते हैं, दैट मीन्स बहुत मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी सब आता है समझ में ना सबको?
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जिन्होंने Yes. वहां पर वो परफॉर्म किया। फिर क्या होता है यहाँ पे जो जब बहुत लो लेवल की, बहुत मिनिमम हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती तो वहां पर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट होता है वहां पर हमारा शो नहीं करता, दैट मीन्स कैन नॉट बी शो इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो V इज ग्रेटर देन, जब V नॉट की कंडीशन आती है तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा हमारी होती है। तो इसके हिसाब से यह चीज हमारी हुई। अब हम बात करते, देखो जब हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन ने पता ही उन्होंने क्या बताया था, इज इक्वल टू mc² की, एक मिनट, हाँ नहीं नहीं ये वो ठीक है। तो देखो ये देखो आपको दिख रहा होगा, इसमें इन्होंने क्या करा है, एक हमारी बैटरी की फॉर्म में लिया, एक में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थे, तो इन्होंने एक फोटो इलेक्ट्रॉन जब करा, इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ से इमिट हुए और वो निकल के जब हमारे बाहर आते तो उन्होंने ये इसको बताया कि गतिज ऊर्जा का यहाँ पे जो गतिज काइनेटिक एनर्जी है, तो वहां पर इसको जो है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं कि कैसे वो यहाँ परफॉर्म कर रही है। तो इन्होंने जब हमारा विबग्योर, आपको पता होगा जब विबग्योर का फॉर्म होता है तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको, देखो इन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा पोटेशियम का टुकड़ा लिया, उसकी तीव्रता को लाल रंग का प्रकाश जिसकी यहाँ पे वैल्यू V इज इक्वल टू 4.3 से 4.6 के फॉर्म में हर्ट्स में इन्होंने जो है इसका उसके लेवल का इन्होंने उतने घंटों के हिसाब से इन्होंने इसका जो फोटो वो इफेक्ट था उन्होंने इमिट करा। उसके बाद इन्होंने क्या करा, उसके रंग की जैसी तीव्रता को कम करा और उसके हिसाब से इन्होंने फोटो इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा रेडिएशन था वो वहां पर इन्होंने इसको कम करने की जब बात करी, हाँ तब इन्होंने इसका देखो वैल्यू क्या दे रखा, 5.1 से लेकर 5.2 पोटेशियम पर इन्होंने इसके इफेक्ट प्रभाव डाला। तब यहाँ पर आइंस्टीन ने अपना एक, जब इनका ये जो आइंस्टीन का यहाँ पर आकर इनका जो है जो इन्होंने अपना वो दिया था, प्रिंसिपल दिया था, यहाँ पर इनका ये फिक्स हुआ, मतलब फाइंड हुआ कि इन्होंने यहाँ पर देखा आकर के जब हमारे डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन पे जाकर डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के हिसाब से इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यहाँ पे दर्शाया, तो यहाँ पे ये देखा गया। अब बात करते हैं आइंस्टीन की, बात करते हैं आइंस्टीन ने क्या करा था, जो फोटो इलेक्ट्रॉनिक की जो गतिज ऊर्जा जो थी उसको स्थानांतरित करने की बात करी। यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा थी वो स्थानांतरित हो जाती थी। हाँ तो इसका जो नियम था इलेक्ट्रॉनिक गतिज ऊर्जा का था क्या, एच वी इज इक्वल टू एच वी नॉट प्लस हाफ mv²। और इसको दूसरे फॉर्म में और कैसे पढ़ते हैं क्या, और फॉर्मूला क्या होता है इसका, क्या होता है, एच इज इक्वल टू एच नॉट प्लस हाफ mv² होता है ना, इन्होंने फॉर्मूला दिया था इन्होंने। तो इसमें एम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है, v इसका वेलोसिटी होती है और जो इसकी तीव्रता होती है दैट मींस इसकी फ्रीक्वेंसी को इन्होंने फोटोनों जो फोटोन्स होते हैं उसके इक्वल उन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट करा। फिर इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में लाइक कंपेयर करा तो उसमें इसकी अधिक संख्या को पाया, जिससे जो है तीव्रता का प्रकाश जो इन्होंने बहुत ज्यादा इसको उपयोग किया जा सकता है, जो हमारा फोटो सिंथेसिस इफेक्ट भी देखा गया, तो इन्होंने इसको मेजर किया। बाकी एग्जाम्पल आप लगाना और मैं अभी और चीजें दिखाती हूँ क्योंकि अब हमारा आता है अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स ऊर्जा स्तरों की देख लेते हैं। ये तो इसको छोड़ दो, इसको बाद इसको रहने दो। और हाँ एक ये देख लो उत्सर्जन और स्पेक्ट्रा क्या होते हैं, अवशोषण के जो कोई सब्सटेंस होता है तो उसमें जब ऊर्जा हमारी अवशोषण के बाद जो उत्सर्जित होती है विकिरण के स्पेक्ट्रम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बोलता है। देखो जैसे परमाणु या अणु का जब कोई आयन होता है तो विकिरण या अवशोषण करता है उसको, तो हम इस स्टेज पे जब आ जाता है तो इसमें देखो आपको ये दिख रहा है, ये जो फिगर्स इसमें इन्होंने शो करा हुआ है क्या बता रहा है ये, कि कोई भी एक प्रिज्म इन्होंने लिया तो जब प्रिज्म में इन्होंने एक लाइट इमिट कराई तो उन्होंने देखो क्या बोला, ये फिल्म जो है हमारी संसूचक क्या बोलते हैं, तो उसमें एक जो हमारी वेवलेंथ होती है तो वो हमारी इंक्रीज होती है दिखाई जा रही है। तो जब जो हमारी वेवलेंथ इंक्रीज हुई उसके बाद फिर इन्होंने एक सफेद, जब एक उत्तेजित मतलब बहुत एक उत्तेजित परिदृश्य लिया और एक उन्होंने व्हाइट कलर का लिया, तो इसमें हमारे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम दिखाए, दैट मीन्स उत्सर्जन का मतलब इमिट हो रहा है, अवशोषण का मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है। तो देखो दो कंडीशन इन्होंने यहाँ पर शो कराई, यही उत्सर्जन और अवशोषण का स्पेक्ट्रम होता है कि किसी पदार्थ में ऊर्जा अवशोषण के बाद जो कोई उस विकिरण हमारा रेडिएशन जब उत्सर्जित मतलब जनरेट होता है तो वहां पर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। और जब हमारा
परमाणु या अणु या आयन से किसी विकिरण के अवशोषण उत्सर्जित होते हैं, उत्तेजित होते हैं, तो वहां पर अवशोषण की लाइक जो है प्रक्रिया को उत्सर्जित होती है। देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, देखो मैंने ये देखो दिखाया जा रहा है इस एग्जाम्पल में, आप देखो तो ये इससे ये पता चलता है यहाँ पर जो है इमिट हुआ, यहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, ये कंडीशन इसमें इन्होंने समझाई है। अब हम बात करते हैं इसका रेखी संवेग स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, क्या होता है जब हाइड्रोजन गैस में जो है, हाँ जब हाइड्रोजन में इन्होंने क्या बताया, हाइड्रोजन का रेखी स्पेक्ट्रम हम देखते हैं। रुको ये चीजें हम, अच्छा हाँ रिडबर्ग में आते हैं, रिडबर्ग का क्या था, एक सेकेंड होल्ड करना है, एक सेकेंड। हेलो। हाँ 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 हेलो हेलो जी हाँ जी, उसको कुछ बोलना है? जी मैम, जैसे आप नहीं पढ़ा रहे हैं उसीलिए पूछ रहे थे। आप थोड़ा तेज बोलिए, मुझे आवाज आप लोग की बहुत कम आ रही है। बोलो, हाँ बोलो। जी मैम, जैसे आप पढ़ाना स्टॉप कर दी तो इसीलिए पूछे थे, शायद नेटवर्क होगा ना। अरे नहीं नहीं नहीं, वो पानी पे दी, पानी ले दी थी, है ना। अब देखो एक तो आप ये देखो, ये जो बॉक्सेस है ना, एक बार आप बॉक्सेस को, क्योंकि देखो थोड़ा बड़ा है और आपको अपने लेवल पे चीजें समझनी भी होंगी, डाउट होंगे वो आप हमसे पूछते चलिएगा, लेकिन एक एक लाइन अगर मैं पढ़ाऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो आप इतना तो अंडरस्टैंड हो ही रहे हैं ना, चीजें क्या कह रही हैं क्या है, ये तो चीजें आपको समझ में आ रही हैं, तो आप ये ओके समझते चलिएगा। जी और मैम। सेकंड थिंग है ना कि क्योंकि ये चैप्टर सबसे ज्यादा लेंदी मुझे यही लगता है। अब बात करते हैं, हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव थ्योरी। देखो अभी इसमें आपको मैं बताती हूँ, बोर मॉडल मैंने आपको समझाया, एक बार अपने आप गो थ्रू करिएगा क्या है क्या नहीं है, उसके बाद मैं आपको, अभी तो क्लासेस हम लोग लेते रहेंगे ऐसा नहीं है, तो आप समझते चलिएगा थोड़ा। और एक चीज और, जैसे कि ये चैप्टर जब पढ़ा रहे हैं ना, तो आप इसके साथ साथ अपने क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं वो कैसे आ रहे हैं, ये इसकी जब एक्सरसाइज देखोगे वो भी बहुत बड़ी बहुत लेंदी है ना, तो वो भी आपको चेक करना है कि क्या क्या बोल रहा है इसमें। तो देखो एक चीज तो देख लो, कोणीय संवेग जिसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, वो क्या होता है, जब किसी जिस प्रकार द्रव्यमान और रेखी संवेग का गुणनफल होता है ना, क्या होता है कोणीय संवेग इज इक्वल टू, बोलो बताओ, कोई लोग बताओ, एक बोलो तो यार, कोई परफॉर्म ही नहीं करता, कोई कोई रिस्पॉन्स भी नहीं करता, आप लोग बताते भी नहीं। द्रव्यमान गुणे संवेग। हाँ चलो छोड़ो, लिखा है कि जो हमारा द्रव्यमान और हमारा जो रेखी संवेग कोणीय एंगुलर वो वेग होता है, वो जो उसका हमारा जो अगर हम दोनों का जो कोणीय वो निकालते हैं, रेखी संवेग जो होता है वो एंगुलर, जो हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मूवमेंट होता है, और हमारा जो कोणीय वेग के गुणनफल के आई थिंक वो इक्वल होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, कोणीय संवेग इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा होता है। तो जब हम इसको, जो नाभिक के जो होता है हमारा, उसके चारों ओर हमारी जो हमारी रेडियस होती है, रेडियस और को वृत्ताकार सर्कुलर मोशन में जब मूव कर रहा होता है, तो वहां हमारा कोणीय संवेग, दैट मींस एंगुलर मूवमेंट इज इक्वल टू एंगुलर मूवमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, जड़त्व आगुण और जो होता है हमारा इनटू कोणीय संवेग के बराबर होता है। यहाँ पर इसकी जो फॉर्म होती है वो आप एक बार चेक कर लेना, तो ये भी देख लेना। एक हमारा नीर का बोर मॉडल आया था, नीर का बोर मॉडल देख लो क्या होता है। इन्होंने क्या बोला था कि जब हम हाइड्रोजन परमाणु जो होता है, बेसिकली इन्होंने क्या बोला था, प्लैंक के अकॉर्डिंग क्वांटीकरण बोला था। क्वांटीकरण की जो अवधारणा इन्होंने ये समझाई थी कि बोर सिद्धांत के जो क्वांटी जो मैकेनिज्म उसमें नहीं थी, उसमें परमाणु संरचना और स्पेक्ट्रम में जो है कई बातों को उन्होंने ऑब्जर्व करा और बताने की कोशिश ये करी कि जब हाइड्रोजन परमाणु होता है हमारा, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों तरफ एक एक मतलब निश्चित, मतलब एक निश्चित त्रिज्या, मतलब एक रेडियस को उन्होंने मेजर करा, और उसको जो वृत्ताकार मतलब एक सर्कुलर मोशन में जो है उसने सर्कुलर में मूव किया, तो उसने ये पाया कि जो हमारा वृत्त, जो हमारा सर्कुलर पाथ था, वो स्थाई या अनुमत ऊर्जा को, मतलब लाइक स्थाई जो होता है ना परमानेंट, जैसे लाइक सेटल्ड बोल सकते हो,
उस अवस्था में उसको कहते हैं, यहाँ कक्षाएं जो हमारी ऑर्बिट थी वो हमारे लाइक फोकस्ड या सेंटर्ड जो ना हो, सेंटर्ड ही सेंटर्ड रूप से जो वहां पर वो अरेंज थी। इन्होंने एक चीज ये पाई। सेकेंड थिंग उन्होंने क्या देखा, जब कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही थी और इलेक्ट्रॉन जो थे निम्न स्थायी जो लाइक लो से हाई के लेवल पे जब जा रहे थे, तब वहां पे ये उन्होंने देखा कि ऊर्जा का जो इमिट्स करी, इमिट, और मैंने आपको बताई थी भी एक कंडीशन, एक इमिट की बताई थी और एक एड एनर्जी की बताई थी। तो ये यही फॉर्म यहाँ पर आती है, ठीक है। तो इन्होंने ये देखा, फिर इन्होंने एक चीज और देखी जो मैंने आपको बताया था, जो डेल्टा, ये हमने अभी आपको समझाया था एमिट एनर्जी कि क्या होती है कि जब वेवलेंथ हमारा जो होता है, वेवलेंथ ऑफ द radiation is emitted by an atom depends on the energy differential for the initial and final state पे। तो ये देखो इन्होंने अपना ये न्यूमेरिकल्स इन्होंने दिया, तो यहीं पर हमारा बोर मॉडल ने यहाँ पे जो एनर्जी हमारी होती है उसका डिफरेंसेस जो देखा, तब आकर बोर की आवृत्ति का इसको नियम जो है रूल ऑफ लाइक इन्होंने बोर का आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का नियम बोला, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई वन माइनस ई नॉट के फॉर्म में इन्होंने उसको वो डिफाइन किया। यहाँ पर जो इसका कोडी संवेग की फॉर्म में मैंने आपको बताया था ना कि फिर देखो एक ये लास्ट वाला बात करते हैं हम, जो उन्होंने बोला क्वांटिजाइजेशन मतलब क्वांटीकरण की फॉर्म में उन्होंने इसको डिफाइन किया था, जब इलेक्ट्रॉन जो थे हमारे रिवॉल्व नहीं कर रहे थे सर्कुलर मोशन में, तो ये कंडीशन इन्होंने बताई थी। इलेक्ट्रॉन्स का कोणीय संवेग क्वांटित होता है कब, जब दी गई स्थायी अवस्था को उन्होंने इस जो न्यूमेरिकल्स पे इन्होंने n की कंडीशन को यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हुए इनफाइनाइटी टर्म्स तब जाते हैं, तब इस कंडीशन को इन्होंने फॉर्म ये फिल करते हैं, तब यहाँ पर हमारी क्वांटिवाइजेशन की जो है कंडीशन यहाँ पे फुलफिल करती है। अब हम बात करते हैं, आपको ये देखो, आप ये देख रहे हो का खा जो देख रहे हो, इसको एक बार आप एक बार अपने लेवल पे चेक करना क्या होता है उसके हिसाब से। अब हम आपको बताने वाले हैं बोर, इसकी लिमिटेशन आप देख लेना खुद ही, न्यूमेरिकल देख लेना। एक चीज और थी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आपको पता होगी कि ये थ्योरी क्या थी। तो इस थ्योरी को मैक्सवेल ने दी थी, और इसमें क्या हुआ था, एक एनर्जी इमिट करी गई थी, जैसे कि एक फॉर्म आप बल्ब ले लो, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जब मैंने बात करी, इसी में आपका वो आएगा देखो अभी आएगा हाइजेनबर्ग का नियम क्या बताता है वो देखना है आपको। तो इसमें इन्होंने क्या बताया था कि एक फोटो इलेक्ट्रिक का जो उन्होंने लिया, एक एनर्जी इमिट करने की जब बात हुई, तो उसमें क्या था, एक छोटा सा बल्ब होता है, तो उसमें जो है सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, तो वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन वो मूव कर रही है, तो दैट इज लाइट जो है ट्रांसमिट कर रही है किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती, तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का ये सीन जो है यहाँ पर क्रिएट होता है। बताओ क्या बोला, थोड़ा सा आप लोग बोल नहीं रहे हो, मुझे थोड़ा वो लग रहा है, मुझे पढ़ा के मैं निकल जाऊंगी, आपको क्या समझ में आया, ये नहीं समझ में आएगा ना मुझे। हेलो मैम रिटर्न बता दीजिए। हाँ जी, बोल नहीं रहे हो ना आप लोग कोई भी। मैम रिटर्न बता दीजिए। यस बता मैम, दूं? दोबारा बता दीजिए। अच्छा ठीक है, बताती हूँ। देखो एक तो अब मैंने आपको ये क्या ये समझ में आया जो मैंने अभी आपको बताया है कि ये देखो मैं बताती हूँ। देखो ये वाला एक बार आप फिर से देख लो कि ये जो हमारा जो बोर मॉडल था, बोर मॉडल का तो मैंने आपको बताया, तो इन्होंने अपनी ये फ्रीक्वेंसी का ये तो समझ में आ गया होगा ना। यस मैम। क्या नहीं आया तो बता दो। यस मैम। आगे है ना, हाँ मैं आगे ही बता रही हूँ आपको। एक तो ये देखो आप लोग ये स्पेक्ट्रम के जो है ये इसको जो न्यूमेरिकल से एक सारे एक एग्जाम आप जरूर लगाइएगा, मैं आपको बोल रही हूँ बार बार। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की बात कर रही हूँ, ठीक है, जिसको प्रपोज किया था किसने, मैक्सवेल ने 1870 में। इसके कुछ ये पॉइंट बताए गए थे कि जब एनर्जी इमिट होती है, मैनी सोर्सेज होते हैं उसके, जैसे कि मान लो हमारा एक बल्ब होता है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन की अगर हमने बात करते हैं, जो बल्ब होता है रेडिएट ही तो करेगा, जब एमिट उसकी एनर्जी उसको दी जाती है, तो क्या करता है, लाइट इज ट्रांसमिट करता है लाइट कहाँ से, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। कभी देखा होगा जैसे भी बल्ब जलता है तो एकदम से लाइट का आप नोटिस करना, कभी भी लाइट जलाना तो एकदम से नहीं, धीरे से, एकदम जब जलाओगे तो एकदम से, फिर धीरे से, पहले एकदम से स्लो, फिर एकदम से जब लाइट को ये पूरे में रूम में एकदम से वो शुरू करता है, दैट मीन्स ये हमारी लाइट को ट्रांसमिट करता है किस फॉर्म में,
इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये वेव्स तो होती है जो हमारे रूम में इतना वो करती हैं, समझ रहे हो। तो ये एक तो वेव थ्योरी का ये हमारा आया। फिर दूसरा इसका एक हम पॉइंट और दे सकते हैं कि जो हमारा रेडिएशन होता है ये हमारा किस में बना होता है, इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो परपेंडिकुलर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो दे आर कॉल्ड फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब कि दिस रेडिएशन इज मेड ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कोई पूछता है कि जो हमारा बल्ब का एक हमने एग्जाम्पल लिया, तो आप ये बता सकते हो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का एक एग्जांपल है कि जब कभी भी लाइट को ऑन करते हैं तो हम लाइट जो मेरी ट्रांसमिट होती है किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एग्जैक्टली। तो ये चीजें इसमें इन्होंने, और इसको प्रपोज किसने किया था, 1870 ईस्वी में मैक्सवेल ने इनको प्रपोज किया था। और एक चीज और सबसे बड़ी बात जो हमने अभी आपको बताया कि लाइट की हमारी, अगर किसी ने पूछा कि द रेडिएशन ट्रेवल विद दी सोर्स ऑफ लेंथ, लाइट की फॉर्म में आएगा तो इसकी आप क्या बोलोगे, इसकी हमारी लाइट की जो लेंथ कितनी हो, वो कितनी होती है, वेलोसिटी c इज इक्वल टू कितना होता है, 3 × 10⁻⁸ में 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। बात करते हैं अगर साउंड वेव और जो है वाटर वेव्स की अगर हमने बात करी, तो वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम। जो वाटर वेव और हमारी साउंड वेव होती है वो किसी भी मीडियम के लिए हमारे रिक्वायर नहीं होती, एंड कैन नॉट बी मूव फॉर द वैक्यूम। वो किसी भी एंड कैन मतलब वो किसी भी वैक्यूम में मूव कर सकती। वाटर है, कहीं भी फेंकोगे चला जाएगा। हवा जो वेव साउंड होती है वो किसी भी जगह, उनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी को बताओ कि अगर पानी या किसी हवा या ध्वनि को किसी चीज की जरूरत पड़ती है, आप बताओ मुझे इस बात के लिए, मीडियम की जरूरत पड़ती है? अगर आप बोल रहे हो तो मैं तो ऐसे नहीं बोलूंगी कि मुझे प्रॉपर एक चीज चाहिए बोलने के लिए, कुछ नहीं। हवा जो होती, वेव्स होती हैं, और वाटर जो है किसी भी कभी वो मीडियम नहीं चूज करता। तो ये हमारा होता है लाइक द वेव और वाटर वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम एंड कैन बी मूव फॉर दी लाइक इन वैक्यूम। ये आप बोल सकते हो। ये हमारा कंसेप्ट किसका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का। अब बात करते हैं कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो क्या है कि देखो वेवलेंथ का मतलब होता था। हेलो मैम, बोलो। आपने बोला साउंड वेव को मैम मीडियम की जरूरत नहीं होती। साउंड वेव्स, हाँ, और साउंड वेव वाटर वेव जो होती हैं वो उनको किसी मीडियम के लिए रिक्वायर नहीं होता है वो। लेकिन मैम वैक्यूम में साउंड सुनाई नहीं देती मैम। नहीं तो कैन मूव इन वैक्यूम, ये कह सकते हैं कि इसको मूव कर सकते हैं हम। मैंने बोला क्या है कि अगर मैं मूव साउंड करेगी तो वेव और हमें वाटर सुनाई भी वेव तो देगी इलेक्ट्रो में, हाँ बोलो। मैम। अगर मूव करेगी तो हमें सुनाई भी तो देगी। लेकिन मैम हमें नहीं, अगर अगर कोई वो साउंड होता है तो वैक्यूम में हमें मूव कर वैक्यूम में सकते, सुनाई नहीं इट्स देता। नॉट नेसेसरी फॉर दैट, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, देयर वाज नो रिक्वायर फॉर द मीडियम ऑफ द वाटर एंड साउंड वेव्स। मैंने ये आपको बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो रिक्वायर नहीं होती किसी मीडियम के लिए, उनको वैक्यूम में हम मूव करवा सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं उसमें। आपने बोला चलो ना अभी व्हाट आगे साउंड और वेव। देखते जाना, कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक बता दूं पहले मैं। इसका वेवलेंथ का मतलब होता है इसकी कुछ, जब हमारी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं वेव के फॉर्म में, तो इसका क्या होता है, जो मिनिमम डिस्टेंस होती है ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो इसको हम लैम्डा बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो हाइट ऑफ द क्रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। पता है ना वेवलेंथ तो सबको पता होगा। वेवलेंथ में बस ऐसे डिफाइन करें ताकि आपको पता चल जाए। सेकेंड थिंग होती है कि जो हमारा वेवलेंथ इज इक्वल टू जो होता है, वेवलेंथ इज लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज न्यू एंड वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू वी। तो v इज इक्वल टू c बाय लैम्डा पता है, c इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, और जो है लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ। और लिमिटेशन अगर हम वेव थ्योरी की बात करते हैं तो इसको हम इसकी जो लिमिटेशन चलो देख लेंगे। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन की अगर हमने बात करते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है बताएगा कोई मुझे? इतना तो उसमें ज्यादा है, बोलो बताओ। एक तो देखो आप लोग ये इसमें जो ये देख रही मैं, तो आपको को निशान तो क्या ही लगवाऊं, देख लोगे तो खुद ही। देखो मैं आपको एक चीज और बताऊं उसमें कि जो है एक तो हमारा जब ये मैंने आपको अनसर्टेनिटी का भी एक वो आता है, क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी का रूल्स होता है। इसमें क्या था
अब देखो हम इसमें आते हैं, आपको ये समझाती हूँ मैं। ये इसमें क्या था, एक हमारे 1927 में एक हमारे हाइजेनबर्ग के, वो वर्नर हाइजेनबर्ग ने इसको अनिश्चितता बोलते हैं क्या, इसका सिद्धांत दिया था। उन्होंने क्या बोला था, जब किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का जब निर्धारण करना है, जब यहाँ पर इन्होंने इम्पॉसिबल देखा, तब इन्होंने क्या करा, इन्होंने मतलब फिर एक अपना एक नियम, मतलब एक प्रिंसिपल को दिया। क्या कहा कि डेल्टा एक्स इज इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, यहाँ पर क्या था, जब डेल्टा एक्स जो थी हमारी पार्टिकल्स की सिचुएशन थी जो कि अनिश्चित थी, मतलब कि अनसर्टेन की बात करते हैं, और डेल्टा पी एक्स जो है किसी इलेक्ट्रॉन यथार्थ उसकी पोजीशन और उसके वेग का जब हम वेलोसिटी और जो हम उसके स्थिति का जब हम पता करते हैं, करना संभव असंभव हो गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने ये देखा कि किसी इलेक्ट्रॉन के जो वेग, दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी में अनिश्चितता थी, जो कि वो बहुत ज्यादा लाइक हाई थी। और दूसरी तरफ यदि किसी इलेक्ट्रॉन का वेग जो कि बिल्कुल ही विज्ञात है, उसकी उन्होंने जब बात करी, तो इन्होंने क्या देखा, इसके जो परिणाम, दैट मीन्स इसके जो रिजल्ट पे क्या आया, तो वो बिल्कुल ही अस्पष्ट देखा हुआ। तो यहाँ पर अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी का जो हमारा फॉर्म था, वहां पे ये आई थिंक आकर के, ये यहाँ पर आके सही मतलब साबित आई थिंक नहीं हो पाई चीजें। तो इन्होंने कुछ उदाहरण दिए कि एक मीटर किसी भी अनिश्चित, जिसे कहते हैं ना, अचिन्हित पैमाने पे जाकर के, मतलब उसको उन्होंने मार्क नहीं किया था, जाके किसी कागज की मोटाई को उन्होंने मापने को बोला, तब जाके उन्होंने पता चला कि जो कागज होता है उसकी, जो हम उसकी मोटाई को है, जो उसकी चौड़ाई जिसे बोलते हैं, सही सही जो ज्ञात करने की जब बात आई, तो उन्होंने उसकी जो एक उपकरण को लेकर उन्होंने उसको मेजर किया। तो यहाँ पर उन्होंने एक ऐसे किसी प्रकाश जो था, जो फोटोन की फॉर्म में था, तो वहां पे उसकी एनर्जी को बहुत ज्यादा अधिक पाया। तो वहां पर एक उच्च वेग, जैसे कि हम संवेग की बात करते हैं, तो फोटोन इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा की फॉर्म में टकराने पे क्या हुआ, ऊर्जा में उन्होंने परिवर्तन देखा। तो इस जो ये भी सिस्टम जो आया, तो इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति थी वो ठीक ठीक मतलब निर्धारित कह सकते हैं नहीं हो पाई। निर्धारित करने की जब बात करी, तो जब क्लैशेस हुए आपस में, तो उसके बाद जो कुछ हमारा वेग में कुछ उनको कुछ जानकारी का वो पता चला। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ चीजों के बारे में समझाया। तो देख लेते हैं क्या था कि जो इनकी इनकी अकॉर्डिंग क्या था, जो हमारे इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग के कथन को यहाँ पर क्या करा गया, प्रतिस्थापित करने की जब बात हुई, तो इलेक्ट्रॉन को एक एक स्थान और उसके संवेग पर रखा, और वहां पर क्वांटम यांत्रिकी के मॉडल पे उन्होंने इसको डिफाइन करने की उन्होंने बात करी थी। तो इसको अब जब एक न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में लगाओगे या उसमें होगा, इसको भी एक दो बार मैं और अच्छे से क्लियर करवाऊंगी। एक सेकेंड। हाँ, तो ये इन्होंने बताया कि इस फॉर्म को, एक मिनट और देख लेते हैं। तो देखो ये आप एक बार इसके देख लेना, इसकी सिग्निफिकेंस आप देख लेना कि इन्होंने क्या बताया था कि ये जब इन्होंने इस फॉर्म को जो इन्होंने बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति, दैट मींस उसकी सिचुएशन और उसके मोमेंटम की दोनों की कंडीशन को प्रतिस्थापित, दैट मींस को डिस्ट्रीब्यूट करने की जब बात करी थी संवेग पर, तब उन्होंने ये सब चीजें यहाँ पे देखी थी। उसके बाद से इन्होंने क्वांटम मैकेनिज्म मॉडल को इन्होंने स्थापित करा था। उसके बाद उनके हिसाब से फिर एक यांत्रिकी मॉडल हमारा डिफाइन हुआ, जिसको उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स की बात फॉर्म में बोला था। इसको तो डिफाइन करना पड़ेगा बाद में, शायद नहीं इतना इंपॉर्टेंट है कि ये है कि नहीं। चलो एक चीज हमको और इम्पोर्टेंट बतानी है। अच्छा ये बताओ, ऑर्बिट्स और क्वांटम संख्या जो है, इसका तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या होता है, कि मैं बता रही हूँ, एक सेकेंड। कि बहुत लेंदी, इसको हिसाब से देखना पड़ेगा क्या है। अच्छा पहले अब ये बताओ, इसके कुछ चीजें जो अभी क्लियर नहीं हुआ है, उस हिसाब से बताओ, क्योंकि एक क्लास इसकी भी और होगी, 1 से 2, तब और चीजें क्लियर होंगी। अब बताओ मुझे, यहाँ पर किसी को कुछ डाउट लग रहा है? डाउट होगा, बताओ। चलेंगे क्या सारे? नो मैम। नहीं मैम। मैम हाँ मैम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक बार समझा दीजिए मैम। अच्छा ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको मैं समझा रही हूँ एक बारी। देखो देखो आपको कहाँ से क्या चीज नहीं क्लियर हुई, मुझे वो बताओ, मैं फिर वहां से बताऊं।
मैम जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, हाँ बताओ बताओ, डिफाइन करो क्या 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 क्लियर नहीं हो रहा। मैम जैसे इसमें लाइमन, बामहर, पश्चार और ब्रैकेट, फुंड और हम्बरी का जैसे इनका नंबर ऑफ वो निकालना होता है मैम, वो मेरे को बता दीजिए। वो मैं बताऊंगी, इसके क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल पे भी अभी मत दो, अभी सिर्फ मैं आज आपको अवेयर करा रही हूँ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो क्या क्या चीजें होती हैं, किसने किसने आपको अपने क्या क्या रूल दिए, मैं सिर्फ अभी आपको वही बता रही हूँ, है ना। तो अभी आप इतना जानो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको टाइम दूंगी, ये थोड़ा चैप्टर बड़ा है। और इसको मेरे जैसे मैंने आज आपको पढ़ाया ना, तो एक बार मेरे नोट्स भी देख लेना, और अभी आगे भी नोट्स में दे दूंगी। और दूसरी चीज, एक बार सुन लो मेरी बात, एक तो नोट्स देखना, दूसरी चीज इसके एक एक थ्योरी जो है बस आपको रीड आउट करनी है। और अगर आपको ठीक लगती है आपकी अपने हिसाब से, जैसे कि मान के चलो कोई छोटी सी बड़ा चैप्टर है, तो इसको एकदम से नोट्स फॉर्म अपनी बिल्कुल शॉर्ट लैंग्वेज में होता है ना, कि एग्जैक्टली छोटा सा चीज समझा आपने, अपने हिसाब से इसको बना लिया। छोटे से कॉपी पेन लो, उसमें आपने सुनना मेरी बात को मैं क्या बोल रही, क्योंकि ये आपका जब आपका एग्जाम और प्लस आपकी जो दूसरी चीज आपका कंपटीशन वाला एग्जाम है, उसके पर्पज से मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले इंडेक्सिंग करनी है इसकी। सुनना मेरी बात, आपने चैप्टर नंबर 2 उठाया, इसकी इंडेक्सिंग करी 2.1 इसके सारे पॉइंट लिख लिए। उसके बाद जब आप पॉइंट 1 पे आते हो, तो जो आप पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है, कि मान के चलो इसकी लिमिटेशन बहुत एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि क्या है, तो आप कैसे पढ़ोगे, है ना। रेखा स्पेक्ट्रम की बात आई थी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेनेशन कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, उसमें जो आपको मेन पॉइंट लग रहे हैं, आपने सबसे पहले उसको पॉइंट वाइज 1 2 3 करके नोट डाउन करा। ठीक है, मैं आपको अपना कंसेप्ट बता रही हूँ, उससे कभी भी आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होंगे और आप चीज कभी नहीं भूल सकते, है ना। तो आपने एक तो छोटी छोटी जो चीजें होती है, जो जहां हम भूल रहे होते हैं, वही अक्सर चीजें हमसे पूछी जाती हैं। जहां किसी का ध्यान नहीं जाता है, अक्सर कंपटीशन लेवल की चीजें वहीं से क्रिएट होती हैं, है ना। एग्री करते हो इस बात के लिए, है ना। तो आप हमेशा ये फोकस करना। हाँ यस मैम। मेरी बात जो तो आपने पहले इंडेक्सिंग करनी है। इंडेक्सिंग करने के बाद आप चीजों को थोड़ा सा देखना कि क्या क्या चीजें हैं, और आपने क्या समझा, क्लास को आपने क्या समझा, क्या चीजें नहीं समझ में आई हैं, तो वो पॉइंट आप एक बारी नोट डाउन करना। उसके हिसाब से आपको क्या करना है, वो करने के बाद जो मैंने पढ़ा। और एक बात और, जो इसके जो जितने भी बॉक्सेस है ना, इस मेरी बात को बहुत मतलब ध्यान से बॉक्सेस जरूर कंप्लीट करना। इसके बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन हम लोग भी एनसीईआरटी आज भी हमारे जो है, हम लोगों को एनसीईआरटी की सजेशन है, तो अब हम लोग भी एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि एकदम से भागने की कोशिश नहीं है ना। और टाइम मैंने ये चैप्टर लिया है, तो मैं इसको अच्छे से डिफाइन करूंगी। और हमारा जो 2 दिन का हमारा लोगों का टारगेट होता है, जैसे मैं और करण सर जो पढ़ाते हैं, इसके अलावा ये एक दिन हम लोग सर से रख कर क्योंकि और एक्स्ट्रा कर सकते हैं ना। और आप लोग को जो है, जो आपके डाउट्स हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग उसको भी थोड़ा डिस्कस करते हुए बताएंगे, है ना। तो आप थोड़ा सा इसको टेंशन ना लो, मैंने आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद सेकंड थिंग जो मैंने आपको आज बताया वो, और मोस्ट ऑफ पार्ट आप भी देखिए पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि एक एक चीज को कोई डिफाइन नहीं कर पाएगा, है ना। आप लोग अपने पॉइंट भी बनाओ कि मेरे ये डाउट है मैम, है ना। और दूसरी चीज, अब उसके हिसाब से आपने ये काम किया। सेकंड थिंग, आप अपने न्यूमेरिकल्स लगाइए, एक्सरसाइज करिए, और थ्योरी को आप रीड आउट करते चलिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब आप पढ़ोगे, हम लोग मैं पढ़ाऊंगी, आप पढ़ के आओगे, तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो आपको तीसरी चौथी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं इस चीज के लिए बोल रही हूँ आपको, तो बहुत अच्छे से चीजें याद हो जाएंगी, समझ रहे हो। तो इस हिसाब से आपको चीजें ये करना। ये चैप्टर थोड़ा सा भी देखो, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास निकालने को पता चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन आएगा, डंबल्स की इसमें आएगी। जब आप इसको फुलफिल करोगे, तो आपको इसकी मैकेनिज्म पता करनी है। इसमें जिसको कक्षक और लाइक आप क्वांटम संख्या बोलते हो, वो यहाँ चीजें डिफाइन होंगी, है ना। उसके बाद देखो, एक तो आप थोड़ा सा ये अपना बना के डिफाइन करना, क्योंकि मुझे एक दो चीजें और भी बतानी थी, बताऊंगी, लेकिन अभी इसके सेकंड इसके तो क्लास में और लूंगी, क्योंकि इसको और फॉर्म में समझाना है, तो वो भी होगा। और सेकंड थिंग देखो, आप जो मैंने आपको बोला है इसको देखना, और मोस्ट पॉइंट जितने मैंने आपको बोले, इसमें जैसे 2 पॉइंट के कितने भी पॉइंट थे, पहले उसको आप एक बार शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना, कैसे कैसे मैंने देखो, मैंने आप नोट्स बनाए हैं, तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है, आपको बनाना है या नहीं बनाना, आपको भी बनाना है ना। तो आप भी अपने बनाइएगा, और इसके हिसाब से जो डाउट होते हैं, है ना, वो आप करिएगा। छोटी छोटी चीज जितनी है उनको आप कंप्लीट करें, ताकि नेक्स्ट क्लास जब हम होगी, अभी तो मैं थोड़ा सा और देखूंगी, उसके बाद आप
आप अपने हिसाब से मुझे बताना कि कहाँ क्या डाउट है, तो अभी हम तो क्लास और भी कंटिन्यू आगे करेंगे। और दूसरी चीज देखो, अब आपको ने हमसे पूछा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पूछा ना, तो मैम। पहले मैं वो डिफाइन कर दूं। बोर मॉडल देखो समझ में आया था? यस मैम। आया था ना? तो देखो एक चीज ये यस चेक मैम। करते थे, हाँ एक बार ये देख लेना, और जो है ये चीज देखो देख लेना एक बार। रिडबर्ग का कांस्टेंट मुझे आपको बताना था। रेखी स्पेक्ट्रम तो मैंने आपको ये बताया नहीं था शायद आपको भी। हाँ, यही बोल रहे हो ना, बामर और पास्टन और ये फंड, इनकी जो यस सीरीज मैम। आई थी ना, इसको यस। मुझे डिफाइन करना है। ये मैं अभी आज नहीं बताऊंगी, मैं आपको ये शायद कल बताऊंगा। अगर मैं कल क्लास लूंगी तो मैं कल डिफाइन करूंगी, है ना? यस। और जो आज मैंने बताया, पहले इसमें बताओ कुछ, इसमें यहाँ तक कोई चीज में डाउट है? बताओ, आपको थोड़ा सा भी लग रहा है तो मैं डिफाइन करूँ, क्योंकि मैं आज 9 o'clock क्लास, मुझे आज मैं फीवर में बहुत ज्यादा, मैं मतलब मुझे फीवर भी है। फिर भी मैं मना करती, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं पढ़ाऊंगी, तो यस आप ये मैम। भी देख लो। इसके बाद मैं कल ये आपको इसके आगे के न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा समझाऊंगी, मैं न्यूमेरिकल्स भी आपको दूंगी कल, है ना? और यस। एक काम ये करना, जितना मैंने आपको आज कंप्लीट करा है इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, छोटे छोटे अपने फॉर्म में। आप इसको एक बार ही देख लीजिएगा, है ना? तो इससे ये रहेगा कि एक आइसोटॉप्स वाले, आइसोबार्स वाले, मैंने क्या क्या चीजें आज थोड़ा सा, बस मैंने बेसिक्स लेवल से थोड़ा सा बस हाई पढ़ाया, ज्यादा मैं डीप पे नहीं गई हूँ आज, है ना? तो इतने में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो अभी, तो कर दूं। नहीं तो फिर मैं, हाँ, जो कल क्लास अगर मैं लूंगी तो मैं कल आगे की चीजें मैं कंप्लीट करवाऊंगी। आप बताओ मुझे। हेलो। मैम। हाँ मैम जी, जैसे मैम बोहर मॉडल एटॉमिक में विभिन्न, जैसे आप मैम क्वेश्चन आते हैं विभिन्न स्तरों से हाँ इलेक्ट्रॉनिक का स्कोडी संवेग, और इसका फॉर्मूला होता है मैम एन H/2 पाई। तो मैम इसका निकालना बिल्कुल। होता है जैसे KLMN। तो मैम यदि आप इसको समझा सकते हैं क्या मैम मेरे को? कोडी बोर मॉडल का कोडी संवेग की बात करा आपने ना? यस मैम। वो आते हैं हाँ, मैम इससे तो इसका क्वेश्चन। हाँ मैं बताती हूँ इसके एग्जाम्पल। हम आपको ना इसके एग्जाम्पल फॉर्म को क्वेश्चन के, देखो इधर आओ। एक तो इसके फॉर्म में आओ, इसके क्वेश्चन मैं कुछ बना रही हूँ ना, तो मैं इसके यस क्वेश्चन मैम। भी आपको दूंगी, क्योंकि मैं खुद ही लिख कर आपको क्वेश्चन दे दूंगी, छोटे छोटे से दूंगी, तो आपका वो यस। देखो, ये एक क्वेश्चन नंबर देखो क्या होता है इसमें, मैंने इसका दिखाती हूँ मैं तुम्हें। स्पेक्ट्रम की जब हम व्याख्या, इस पे कोडी संवेग पे ही आ जाओ तुम, तो मैं तुम्हें समझा ही दूं यस। इसको एक बार, रुको मैं बताती हूँ। देखो, जब इन्होंने बोर थे, इन्होंने जब अपने परमाणु मॉडल को डिफाइन करा था, तो इन्होंने इसको यहाँ पर यस। क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन का जो कोडी संवेग क्वांटित होता है, मतलब क्वांटिजाइजेशन होता है, तो इसमें जो इसकी स्टेबल यस मैम। कंडीशन होती है, तो यहाँ एन जो होता है, ये इसकी, यस। यहाँ पर एन की जो फॉर्म होती है, वहां पर नंबर ऑफ एन जो होती स्टेजेस होती है, वहां पर इन्होंने यस। ई होती है हमारी, ये एनर्जी होती है। लैम्डा आपको यस पता मैम। वेवलेंथ होता है। वी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होती है, आर इक्वल टू रेडियस होती है इसकी, ठीक है? जब कोडी यस मैम। संवेग की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कोडी संवेग इक्वल टू आई टू ओमेगा की बात आती है। तो जब यस मैम। इस फॉर्म के कोई क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, तो एनर्जी का आपको डिफरेंशिएट निकालना पड़ता है, जब क्वेश्चन के यस मैम। अकॉर्डिंग बात होती है उसके हिसाब से आपको नंबर ऑफ, जैसे n इज इक्वल टू होता है ना, n की फॉर्म में यस आपको मैम। ये मतलब कि जैसे नंबर ऑफ n दे रखा होगा, स्टेजेस देती है, तो उसके हिसाब यस से मैम। जब आप फुलफिल करते हो तो वहां पे जो हमारा ये मूवमेंट होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, और हमारा जड़त्व मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, उसके यस हिसाब मैम। से, नहीं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, एंगुलर मूवमेंट ऑफ हमारा कोणीय संवेग को, ये दोनों चीजों को आपको वहां फाइंड करना, तो n की वैल्यू की फॉर्म में आपको वहां पे प्रेजेंट करना होता है, जो कि यहाँ की स्टेजेस होती है क्वांटम संख्या के, क्वांटम नंबर के हिसाब से, उसके हिसाब से आप फॉर्म करो। इसकी मैं आपको क्वेश्चन कल ही, अगर मैं कल क्लास लूंगी ना तो मैं कल करवाऊंगी आपको। यस। आप यस ये मैम। हमको यहाँ तक तो आप देख लो, है ना? और एक चीज, इसके एक बार एग्जाम्पल लगाना, बाकी मैं अपने इसके अलावा भी अगर मैं कुछ एग्जाम्पल बनाऊंगी ना, तो मैं यस आप मैम। उसको मैं करवाऊंगी, है ना? तो इसको यस मैम। इतना आप यस कंप्लीट मैम। कर लीजिएगा यहाँ तक का जितना है। और ये देखो नोट्स इतने ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा बहुत वो तो नहीं है ना जो आपको अंडरस्टैंडेबल नहीं है, समझ तो पा रहे हैं ना यस ये मैम। बात? यस मैम। बता दो मतलब मुझे, नहीं तो मुझे पहले तो मैंने हिंदी वाले बनाए थे, तो वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे हैं अभी तक, है ना? यदि हो मैम तो दोनों कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ तो मैं कर दूंगी, कोई बात नहीं, मैं वाला भी सेंड कर दूंगी फर्स्ट वाली क्लास का। तो इस वाली क्लास को थोड़ा ये हो सकता है तो दो ही क्लास में मैं कंप्लीट करूंगी, अब मेरा जल्दी है, अब मैं रख दूंगी क्लास, है ना? तो यस। बाकी कल कर दूंगी, मैं कल मैं ही लूंगी, फिर कोशिश करूंगी, है ना?
तो यस मैम। आपको जो मैंने बोला है जितना अभी तक का काम है तो आप मुझे अगर दिखा दोगे शाम मतलब अपना एंड ऑफ दी डे रात तक, तो मुझे सही लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा है, कुछ काम किया है। तो आप और एक बात क्वेश्चन पेपर देखते चलिएगा, जो आपका जो पोर्शन और भी हैं बायोलॉजी है अपने, उन पे भी फोकस करते चले आप लोग, है ठीक है ना। और ये वाला के जो फॉर्म है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के, एक बार इसको रीड आउट करिएगा और बाकी कल हम करते हैं, ठीक रहेगा। यस मैम। यस मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। क्लियर मैम। ओके बाय। थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे, Well- बाय। पक्का दोबारा बना है प्लास्टर।